नमस्कार, मैं हूं रवि कैंतुरा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में सीएम धामी ने पत्नी संग मिलकर पौधारोपण किया और पौधे को पानी दिया। वहीं उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम धामी ने शिरकत की। बता दें कि सहस्त्रधारा स्थित सिटी पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और पौधारोपण किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण को संतुलित रखने की अपील भी की है। साथ ही सभी से एक पौधा अवश्य लगाएं, ये भी कहा है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी नेता अरविंद कश्यप के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। साथ ही सिविल लाइंस में लोगों को मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशी मनाई। वहीं पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने समर्थकों के साथ रुड़की शहर में वाहनों की रैली निकालकर जनता का आभार जताया है। वर्तमान परिवेश में जब इतने ज्यादा मुगालते फैलाए जा रहे थे और कहां संविधान को बदलने की बात को कहकर के हमसे हमारे अनुसूचित समाज को छीन लिया गया था, उस परिवेश में भी मोदी जी की गाइडेंस में और अपने प्रदेश में धामी जी की मेहनत से और त्रिवेंद्र जी के मार्गदर्शन से जो हमने जीत हासिल की है, वो वास्तव में एक बहुत बड़ा अपने मायने रखती है। और खानपुर विधानसभा में जो एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि नासुर उत्तराखंड का कहा जाता है, जो कहता था कि 4 लाख वोट से जीतूंगा, वो बुरी तरह से परास्त हुआ है। 15,000 वोट में सिमट कर रह गया है। तो मुझे पूरे प्रदेश से मैसेज आ रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उत्तराखंड के नासूर को खानपुर में खत्म कर दिया। खैर, ये तो बहुत छोटी बात है। मैं आगे की बात कहता हूं कि तीसरी बार भी मोदी जरूरी है, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना है और जो सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड की, उसमें से एक बनना है। भारत को उन सबके ऊपर आना है, तो मोदी जी को 5 साल रहना होगा। के सभी चैनल्स का बहुत बहुत आभार। आज हमारे लिए अपने उत्तराखंड राज्य में जो हमने 500 सीटें जीती हैं, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं सभी रुड़की वासियों को, अपना उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया और मोदी जी के हाथ मजबूत किए। क्योंकि हमें लग रहा था कि एक बार के रुड़की हरिद्वार लोकसभा सीट पे थोड़ी कांटे की टक्कर है, मगर हमारा रुड़की का वोटर, हमारी हरिद्वार लोकसभा का जो वोटर था, बिल्कुल चुपचाप रहा और उनके जो उन्होंने वोट का प्रतिशत बढ़ाया वो बहुत ही बढ़िया रहा और इसमें हम सभी को उनको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया है। इस मौके पर विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के विकास को जनता ने अपना समर्थन दिया है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने कहा कि चमोली जिले की तीनों विधानसभाओं से बीजेपी को रिकॉर्ड मतदान हुआ है। अनिल बलूनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। माननीय मोदी जी की विकास की सोच जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड का विकास हुआ है और उनकी नीतियों के चलते ही भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली के कार्यकर्ताओं की लगन, मेहनत और कार्यकर्ताओं के अपार सहयोग के साथ साथ जनता ने जिस प्रकार से इस चुनाव को लड़ा, निसंदेह गढ़वाल की सीट हमने भारी बहुमत से विजय की पताका फहराई है। साथ ही जनपद चमोली में हम पूरे गढ़वाल मंडल की 14 विधानसभाओं में से तीनों विधानसभा लगभग 35,000 के से अधिक मतों से हम जनपद चमोली से जीते हैं। मैं एक बार पुनः जनपद चमोली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर देश के अंदर जो काम हुए हैं, हर वर्ग को लेकर के जो माननीय मोदी जी ने काम किए हैं, उसको लेकर के जनता ने एक बार फिर से आदरणीय मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है और गढ़वाल और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बहुमत से जीतते हैं। मैं समझता हूं कि एक बार फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और कार्यकर्ताओं की मेहनत, जिस लगन से, जिस मेहनत से कार्यकर्ताओं ने काम किया है, वो सफल रहे हैं और निश्चित रूप से मैं उत्तराखंड की जनता का आभार और धन्यवाद। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत अभियान दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं, लेकिन किसी समय देहरादून की जीवनदायिनी कही जाने वाली और मसूरी की तलहटी से निकलकर पूरे देहरादून की सौंदर्य पर 4 चांद लगाने वाली रिस्पना नदी आज भी नाले में तब्दील है।
विश्व पर्यावरण दिवस पर यह सवाल तो उठता है ही कि बीजेपी ड्रीम प्रोजेक्ट रही रिस्पना नदी को ऋषिपर्णा बनाने का सपना मौजूदा वक्त में सपना ही क्यों है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कई बार रिस्पना नदी को साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन नदी साफ नहीं हो सकी। मौजूदा वक्त की स्थिति ये है कि नदी किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी नर्क से कम नहीं है। पर्यावरण दिवस के दिन लोगों को प्रकृति से जुड़े समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाता है। बिगड़ते पर्यावरण के ठोस समाधान ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब लोग खुद ही जल, जंगल और जमीन के दुश्मन बने हैं। तो फिर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी देहरादून की जीवनदायिनी रही रिस्पना नदी आज अतिक्रमण और कूड़े की खान बन गई है। एनजीटी की सख्ती के बाद रिस्पना नदी पर फ्लड सर्वे काम शुरू तो हुआ है, लेकिन अब तक के सारे सरकारी अभियान सिर्फ दिखावा साबित हुए हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिस्पना की इस बदहाली से रूबरू हो चुके हैं। इसके बाद राज्य सरकार भी इस पर एक बड़ा अभियान चला चुकी है, लेकिन हैरान की बात यह है कि इसके बावजूद प्रदूषित रिस्पना की दशा में कोई बदलाव नहीं आया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह जानने की भी जरूरत है कि नदी आज नाले में तब्दील हो गई है। देहरादून की रिस्पना नदी में आज पानी की मौजूदगी नहीं दिखाई देती। नदी के नाम पर ना तो इसमें पर्याप्त पानी है और ना ही इसका आकार नदी की तरह विशाल दिखाई देता है। मौजूदा स्थिति के लिहाज से कहा जाए तो यह अब रिस्पना नाला बन चुका है। इस नाले में सिवाय कूड़ा, करकट और गंदगी के कुछ नहीं। लोगों ने अपने घरों की गंदगी को नदी में डालकर अपनी पर्यावरण को लेकर गैर जिम्मेदारी का बखूबी परिचय दिया है। साफ है कि लोग नदी की धारा को बनाए रखने और नदी को प्रदूषण मुक्त रखने को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना का कहना है कि निगम ने वाटर ग्रेस नामक कंपनी को कूड़ा उठाने के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन उस कंपनी में बार बार कर्मचारियों की हड़ताल करने की वजह से हर घर से कूड़ा समय पर नहीं उठ पा रहा, जिससे काम में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों को देखते हुए हम उन सभी गैर जिम्मेदार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग एजेंसी अपना कार्य कर रही है और उन्हीं के द्वारा अवगत भी कराया जा रहा है कि कितना रूट परसेंट कवर हो रहा है। अक्सर देखा गया कि ये जो पिछले दिनों जो वाटर ग्रेस कंपनी को जो हम लोगों ने जो दिया था टेंडर, तो उनके द्वारा जो है और उन्हीं कंपनी में जो बार बार स्ट्राइक होने की वजह से जो है ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो कूड़ा डोर टू डोर उठाना होना चाहिए समय से, वो समय से ना होके जो है लेट होता है, और जिस कारण से जो है जो हमारा डस्टबिन फ्री सिटी का जो उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से उनमें कचरा ना जाए, तो वो कचरा जो है सड़कों पे आ जाता है, जिस कारण से समस्या बन जाती है। यद्यपि पहले से काफी स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु फिर भी कई जगहों पे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से अब हम लोग दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियों का जो है उसको ब्लैकलिस्ट करके जो है हम लोग आगे कार्रवाई करें, जिसके लिए भी और आगे जो है हम लोग पत्राचार के माध्यम से उनको अवगत करा रहे हैं। इस विषय पर भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि सरकार रिस्पना को ऋषिपर्णा बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिस्पना के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रिस्पना को ऋषिपर्णा बनाने का काम करेगी। देखिए, स्वच्छता अभियान चलाने वाली अगर कोई सरकार रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारा तो ड्रीम प्रोजेक्ट ही है कि रिस्पना को ऋषिपर्णा के उस पे तर्ज पे रखा जाए और वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। और एनजीटी के और कोर्ट के माध्यम से भी अभी वहाँ पर जो अतिक्रमण की चीज़ें हैं उसको दूर करी जा रही है। उसके बाद उसमें स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा और पूरी तरीके से रिस्पना से ऋषिपर्णा तक का सफ़र जो है वो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से धरातल पर दिखाएगी। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि रिस्पना गंदगी का साम्राज्य बन चुका है। सरकार इसको लेकर सचेत नहीं है।
गर्मी का सीजन अपने चरम पर है और इसके बाद मानसून का समय आता है, जिसके बाद डेंगू मलेरिया के मरीज लगातार बढ़ते हैं। लेकिन विपक्ष के बार बार आग्रह करने के बाद भी सरकार जागी नहीं है। सबसे ज्यादा मरीज इन्हीं बस्तियों से आते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। देखिए, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बरसातें आने वाली हैं। जैसा कि मालूम है, बरसात में डेंगू का एक बहुत बड़ा प्रकोप पूरे राजधानी के साथ साथ सभी ज़िलों में देखने को मिलता है और इससे कई लोग इसकी चपेट में भी आ चुके हैं, कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हम सरकार को समय समय पर हम आगाह करते रहे हैं कि जो डेंगू का समय, इस पर कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। रिस्पना नदी की सफाई पर वर्षों से हो रही राजनीति स्थानीय निवासियों में भी बेहद आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार गरीब जनता के घर तो तोड़ती है, लेकिन उनको बचने की बात नहीं करती। गंदगी को साफ करने में हम सरकार का सहयोग करेंगे, लेकिन सरकार को गरीब जनता को बेघर नहीं करना चाहिए। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम ने 2016 के बाद नदी किनारे हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। अगर हम देहरादून की राजधानी की बात करें, स्मार्ट सिटी जरूर इसका नाम है, स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए का यहाँ पे बजट आया, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर काम यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ दीवारों की लिपाई पुताई कर दी गई है और जो गिरने वाली बिल्डिंग थी जिसमें LIC में ने लिखा हुआ है गिरासू भवन है, उसकी साज सज्जा इन्होंने कर दी। आज शीशे सूसे सारे टूट रहे हैं। और रिस्पना नदी जो है, ये बहुत बड़ी नदी है यहाँ पे। आज आप उसकी स्थिति देख लीजिए, कितनी गंदगी का साम्राज्य है। रिस्पना के साथ साथ पूरे हमारे मोहल्लों की, पूरे वार्डों की स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसका जो दुष्परिणाम जो है जनता को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने कोई ऐसी कार्य योजना नहीं बनाई है जिससे हम कहें कि इन्होंने जनता के लिए कुछ सोचा है, क्योंकि नगर निगम का ये क्षेत्र है, इस पर इन्होंने प्रशासक बैठा दिया। जनप्रतिनिधि आज कोई है नहीं। अगर क्षेत्र में कोई समस्या होती थी तो लोग अपने जनप्रतिनिधियों को बताते थे और उस समस्या का समाधान भी होता था। आज प्रशासक बैठा दिया। प्रशासक होता है डीएम से एक आम आदमी तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि डीएम का अपॉइंटमेंट उसको नहीं मिल पाता, तो समस्या किसको बताएगा। राम भरोसे पूरी राजधानी चल रही है, स्मार्ट सिटी चल रही है और जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। डेंगू के मरीज भी आने लग रहे हैं। दून हॉस्पिटल की आप स्थिति देखिए, वहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है वहाँ पे। तो सरकार इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कांग्रेस ये मांग करती है कि आप सारी अभी बरसात शुरू होने से पहले ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। वहीं कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि नेता केवल चुनाव के समय ही झोला लेकर वोट मांगने हैं, लेकिन उसके बाद नेताओं को जनता से कोई मतलब नहीं है। नेताओं को खाली चुनाव के समय ही गरीब जनता की याद आती है। अब सवाल ये है कि स्वच्छ भारत अभियान और देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताने वाली सरकार रिस्पना को स्वच्छ बनाने पर ध्यान देगी। आखिर कब इन मालिन बस्तियों में रहने वाली गरीब जनता को गंदगी से निजात मिलेगी? आखिर कब मजदूरी पर अपना जीवन यापन करने वाले मजदूर को रिस्पना की जिंदगी से होने वाले रोगों और अस्पताल में भर्ती होने से निजात मिलेगी? आखिर कब रिस्पना को ऋषिपर्णा बनाने का भाजपा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होगा? राजधानी देहरादून की प्रमुख नदी ऋषिपर्णा, या जिसको रिस्पना के नाम से भी जाना जाता है, आज वो अपना अस्तित्व खोने को मजबूर है। आपको दिखाना चाहेंगे, हम इस समय रिस्पना नदी पर ही मौजूद हैं और रिस्पना नदी ये पूरी नदी थी जो कि आज नाले में तब्दील हो चुकी है और अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो चुकी है। इसको ये भी कहा जा सकता है कि अनदेखी इस नदी की हुई है, जिस कारण आज ये नदी नाले पूरी तरह से सूख गए हैं और नाले में तब्दील ये पूरी रिस्पना नदी हो गई है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसका पानी बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा करकट इसमें हो चुका है और इसको साफ रखना अब काफ़ी चुनौती भरा भी है, क्योंकि एक समय था जब राज्य सरकार ने इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए के बजट भी सेंक्शन किए थे और ये कोशिश की थी कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। इसके लिए कई तरह के वृक्षारोपण भी किए गए, कई तरह के इसमें सफाई कार्य भी किए गए, लेकिन आज ये नदी अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो चुकी है। हालांकि बात अगर कोविड के टाइम की करें 2020-21 की, तो उस समय इस नदी ने ये अपने आप को पुनर्जीवित इसने करने का काम किया था और उस समय नदी नाले काफ़ी साफ भी देखे जा रहे थे, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे में जो लोग इसको दूषित कर रहे हैं
वो भी लगातार वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है या फिर पानी की कितनी किल्लत हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि नदी नाले पूरी तरह से अब सूखने की कगार पर हैं और ऐसे में जो राज्य सरकार के जो दावे थे वो भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। रिस्पना को जो पुनर्जीवित करने की जो योजना बनाई गई थी वो पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक में फंसे 6 ट्रैकर्स को नटीन हेलीपैड पर लाया गया है। इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण और प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया गया। इन सभी 6 लोगों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। वहीं आपातकालीन परिचालन केंद्र से डीएम और एसपी भटवाड़ी रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। 4 जून को तहसील भटवाड़ी क्षेत्रांतर्गत सायं लगभग 4:30 बजे ट्रैकिंग एसोसिएशन द्वारा आपदा परिचालन केंद्र को एक सूचना दी गई, जिसमें न्यू हिमालयन व्यू ट्रैकिंग कंपनी उत्तरकाशी के कुछ ट्रैकिंग गया हुआ था। मल्ला सिल्ला होते हुए कुछ कल्याण से ऊपर सहस्त्रताल पड़ता है, जो कि उत्तरकाशी टिहरी बॉर्डर पर है। वहाँ पे कुछ लोगों की मौसम ख़राब होने की वजह से और रास्ता भटकने के कारण जो है वहाँ पे कुछ लोगों की मौत हुई है और बाकी लोग जो उनको रेस्क्यू की ज़रूरत है। इसकी सूचना तत्काल मिलते ही जो है वन विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस और जो जितने भी राहत और बचाव दल हैं उन लोगों हरकत में आए और कल रात को ही जो है एक टीम वन विभाग की और एसडीआरएफ की और पुलिस की, जिसमें 10 लोग थे, उनको हमने रात में ही जो है लोकेशन पे भेज दिया गया था। हाँ, अभी हम लोग का बचाव राहत कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसमें एयरफोर्स आपका चौपर के माध्यम से सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं और इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और हमारे ग्राउंड सर्वे जो ग्राउंड वाली टीमें हैं वो ITBP है, SDRF है, हमारी वन विभाग की टीमें हैं, जिला प्रशासन की और जो पुलिस और टीमें हैं, वो सब ग्राउंड के तहत आगे बढ़ रही हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ जा रही है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उस हिसाब से ये है कि हमारा लगभग 6 लोगों को हमने इधर हमारा ये दत्थल के पास में जो हेली पैड है वहाँ उनको इवैक्यूएट किया है और वो सब स्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है और 4 लोग की जो सूचना मिली है उनको शहजादा हेलीपैड में उनको सही तरीके से उनका रेस्क्यू की वहाँ हुआ है और उनका भी नाम। चलिए ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? अभी का पूरा अपडेट बताइए। जी रवि, आपको बता दूं कि जी दीपक, चलिए दीपक नौटियाल से हम संपर्क करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो प्राथमिक उपचार के बाद जहां पर अस्पताल अब इन ट्रैकर्स को भेजा गया है उनकी स्थिति कैसी है, ये पूरा रेस्क्यू अभियान जो चला है उसे किस तरीके से मॉनिटर किया गया और ये पूरी जो घटना हुई है इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही हैं उसको जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सहस्त्रताल ट्रैक में जो ट्रैकर्स फंसे थे उनको रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर डीएम और एसपी उनकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग रही और उनका जो प्राथमिक उपचार है उनको फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद अस्पताल में उनको ले जाया गया है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू अभियान पर डीएम और एसपी ने पूरी तरीके से उसको मॉनिटर किया और उसके बाद ये सफल रेस्क्यू हो पाया, जिसके बाद जो ट्रैकर्स जो सहस्त्रताल ट्रैक पर फंस गए थे उनको अब जो प्राथमिक उपचार है वहाँ पर दिया गया और उसके बाद उनको अस्पताल पहुँचाया गया है। तो 6 ट्रैकर्स का ये रेस्क्यू किया गया है। उत्तरकाशी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सहस्त्रताल ट्रैक में ये ट्रैकर्स फंस गए थे, उसके बाद यहां पर ये रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू अभियान को डीएम और एसपी की निगरानी में किया गया है और ये कहा गया है यहाँ पर कि जो ट्रैकर्स थे उनको यहाँ पर पहले प्राथमिक उपचार दिया गया उनकी आवश्यकता अनुसार और उसके बाद अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है ताकि उनको वहाँ पर समुचित इलाज मिल सके। तो उत्तरकाशी में जहाँ पर 6 ट्रैकर्स फंस गए थे सहस्त्रताल ट्रैक में, वहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए टनकपुर घाट एनएच में वाहनों और लोगों के लिए खतरे का सबब बने पेड़ों का वन विभाग और एनएच की टीम के द्वारा चिन्हीकरण किया गया है। लोहाघाट रेंज में वन क्षेत्र अधिकारी दीप जोशी के निर्देश पर वन दारोगा नंदा बल्लभ भट्ट भास्कर नैनवाल के द्वारा खूना, लोहाघाट और मरोड़ा खान क्षेत्र में एनएच किनारे खतरा बने पेड़ों को चिन्हित किया गया ताकि
इनको समय से यहाँ पर निस्तारण किया जा सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना और जनहानि इन पेड़ों के माध्यम से ना हो। और थराली में ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में मनाए जाने वाले शौर्य महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और यहां पर थराली विकासखंड में 6 जून से शौर्य महोत्सव का आगाज होने वाला है। 3 दिवसीय इस महोत्सव में शहीद भवानी दत्त जोशी को उनके स्मारक पर यहां पर शौर्य दिवस मनाया जाएगा। शौर्य महोत्सव उत्तराखंड राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में 6 जून से 8 जून तक शहीद भवानी दत्त जोशी इंटरमीडिएट कॉलेज चिपड़ू में आयोजित होने जा रहा है। 1988 में इनके नाम पर यहाँ पर जो है शहीद भवानी दत्त जोशी जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की, जो आज रन जो है इसी इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में कर रहा है। और 1990 में पहली बार जो है ग्रामवासियों ने जो है मिलकर यहाँ पर शहीद मेला आयोजित किया और उस मेले को यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है बहुत संघर्ष से आयोजित किया था, जिस मेले का उद्घाटन जो है ब्रिगेडियर केजी नायर ने सेंट्रल कमांडेंट ऑफ मतलब गढ़वाल राइफल उनके द्वारा मेले का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में स्थित हिंदू सिख धार्मिक आस्था का संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब यात्रा अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। सोमवार 3 जून से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सिख श्रद्धालुओं की संगत बढ़ने से गोविंद घाट से लेकर पुलना गोविंद धाम हेमकुंड साहिब तक के आस्था पथ पर चहल पहल भी बढ़ गई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों का जो वहां पर होटल हैं, ढाबे हैं, उनको लेकर घोड़ा खच्चर दंडी कंडी चलाने वाले लोगों की आजीविका भी अब चलने लगी है। श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 34,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब धाम पहुंचकर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका है। मंगलवार 4 जून को जहां 4,500 श्रद्धालुओं ने श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन किए हैं, वहीं लगातार ये संख्या अब बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, बताइए किस तरीके से वहां पर यात्रा की रफ्तार अब बढ़ी है, मौसम का हाल भी बताइए कि कैसा वहां पर मौसम है और यात्रा को लेकर तैयारियां भी बताइए कि किस तरीके की गई हैं। रवि जी, देखिए लगातार जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं की तादाद जो संगत है वो पंजाब के विभिन्न प्रांतों से और कुछ विदेशों से एनआरआई संगत भी जो है लगातार गोविंद धाम पहुंच रही है। और पिछले 3 दिन पहले ही यहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली थी। उसके बाद लगातार मौसम सुहाना हुआ है और साथ ही 1 जून के आसपास पंजाब में जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और चुनाव के बाद जो है लगातार यहाँ पे संगतों की तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है उसके द्वारा गोविंद घाट से लेके पूरे आस्था पथ पे जो है चिकित्सा से लेकर हर तरह की, लंगर से लेकर हर तरह की सुविधाएं संगतों के लिए दी गई है। और लेकिन अभी कम से कम 4,000 से ऊपर का प्रतिदिन का आंकड़ा जो है श्रद्धालुओं का हेमकुंड साहिब पहुंच रहा है। और मंगलवार की अगर बात की जाए तो लगभग 4500 श्रद्धालु ने हेमकुंड साहिब की दर्शन किए। पूरा जो हेमकुंड परिसर है खचाखच भरा हुआ था और जिसको लेकर के जो प्रबंधन समिति है उन्होंने इसको जो है, क्योंकि वहाँ पे 2 टाइम जो है अरदास चलती है, तो इस हिसाब से विभाजित किया गया था संगतों को कि कुछ लोग जो पवित्र सरोवर है वहाँ पे स्नान करें, कुछ अरदास में बैठे और कुछ लोग आसपास के लोकपाल तीर्थ से लेकर अन्य जगहों के दर्शन करें, क्योंकि अंदर उतनी स्पेस उनकी जगह नहीं मिल पाती है। तो जो गुरुद्वारा कमेटी है पूरी तरह नजर बनाए हुए और मौसम सुहाना होने के साथ साथ अब जो है जो पंजाब के विभिन्न प्रांतों के नगरों के ग्रामीण इलाकों के जो जत्थे हैं, जो संगतें हैं, जो हर साल यहाँ पे आती है, लगातार गोविंद धाम से लेके पूरा जो लोकपाल घाटी है वो भोले सोनिहाल के जयकारे से गूंज रही है। और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं भ्योंडार पुलना में जो 4 से 5 माह की छोटे से सीजन में अपनी आजीविका चलाते हैं, तो सभी व्यवसायों से लेकर सभी लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। और जो धार्मिक
पर्यटन पर्यटन के साथ साथ जो वैली ऑफ फ्लावर विश्व धरोहर है, इसके लिए भी जो है यहाँ पे प्रकृति प्रेमी आ रहे हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि पूरी लोकपाल भीमनाथ घाटी जो है अब श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों से गुलजार हो गई है। जी ठीक है संजय, आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके की यात्रा चल रही है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बाराकोट के लड़ीधुरा मां भगवती मंदिर में गढ़वाल मंडल की विशौन पर्वत से पहुंची बाबा विश्वनाथ जगदीश शीला डोली का कुमाऊं के प्रसिद्ध नगाड़ों की नौबत बजाकर भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने कुमाऊं की प्रसिद्ध ओढ़नी ओढ़कर गढ़वाल से पहुंची डोली पर पुष्प वर्षा की और मंगल गीतों का गायन किया। लड़ीधुरा शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने मंदिर में गढ़वाल से डोली के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मंदिर परिसर में स्वागत किया है। विश्वनाथ जगदीश शीला डोली इस वर्ष 25वें वर्ष में लड़ीधुरा मां काली और दुर्गा के मंदिर में पहुंची है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति जिंदा रहे और जो हमारा उत्तराखंड है जिसको देवभूमि बोला जाता है, यहाँ पर 4 धाम के अलावा ऐसे 1000 शक्तिपीठ हैं जिनको की आदेश है विश्वनाथ जगदीश शीला डोली का कि 1000 धाम यहाँ स्थापित किए जाएं। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर डोली आई है लड़ीधुरा में मां काली और दुर्गा के मंदिर में। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।